कहानी शुरू होती है 1740 के शहर प्राग में। सर्दियों की हवाएं जोरों पर थी। पूरा शहर कांप रहा था। फिजा में धुआं, फिजा में खामोशी। एक छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी वर्कशॉप अंधेरी गलियों के बीच छुपी हुई। वही एक 13 साला लड़का एलिस चुपचाप नींद से जागा, मगर कमरे में कोई नहीं था। उसका वालिद, जो एक घड़ियां बनाने वाला कारीगर था, कहीं चला गया था। न बाजार, न इबादतगाह, बल्कि बस गायब। बगैर कुछ कहे, बगैर कोई निशान छोड़े। बस एक चीज बाकी थी, आग जो अभी भी जल रही थी, और एक आवाज, टिक टिक। मगर ये आवाज घड़ियों से नहीं आ रही थी, ये दीवारों के पीछे से आ रही थी। उसी रात एलिस को अपनी वर्क टेबल पर एक लकड़ी का छोटा सा डब्बा मिला। न कोई खत, न कोई निशान। डब्बे के अंदर था एक पीतल की चाबी, ठंडी, बहुत ठंडी, हालांकि लकड़ी के अंदर रखी थी, और एक पुराना कागज जिस पर रोशनाई मांद पड़ चुकी थी। लिखा था, डायल को मुकम्मल करो, बादशाह का दायरा शुरू होता है। उसी लम्हे से एक छोटे कारीगर का बेटा ऐसी घड़ी के राज खोलने लगा जिसके गियर्स कभी घूमने नहीं चाहिए थे। घड़ी जो कभी चलनी नहीं चाहिए थी। घड़ी जो अभी मुकम्मल नहीं थी, कपड़े के नीचे छिपी हुई थी। बड़ी धाती ढांचा वाली घड़ी, जिस पर वक्त ही नहीं बल्कि चांद, सूरज और ग्रहण भी लिखे जा सकते थे। एलिस खामोशी से काम करता रहा। नक्शे नहीं थे, बस दिल की आवाज थी जो बता रही थी क्या करना है। फिर उसने वही पीतल की चाबी ली और घड़ी के निचले हिस्से में लगाई। चाबी ने क्लिक की आवाज दी और फिर पूरा फ्रेम हिलने लगा। घड़ी ने पहला सांस लिया, गियर्स घूमने लगे तेजी से, फिर एकदम रुक गए। एक तारीख पर जो आज से 2 हफ्ते बाद थी, और वक्त आधी रात के फौरन बाद। एलिस सो नहीं सका। नींद उस रात उससे रूठ गई थी। फिर वही तारीख आई। बादशाह का वजीर अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। वक्त वफात आधी रात के फौरन बाद। बिल्कुल वही वक्त जो घड़ी ने दिखाया था। एलिस के हाथ कांपने लगे। क्या ये घड़ी मनहूस है, या कोई इस घड़ी को इस्तेमाल कर रहा है किसी को मारने के लिए? वक्त के पीछे छुपे नाम। रात का वक्त था। एलिस एक जलती हुई मोमबत्ती के साथ अपने वालिद की पुरानी किताबें देख रहा था। एक रजिस्टर मिला, पुरानी तहरीरें, उल्टे लफ्जों में। ऐसा लग रहा था जैसे लिखने वाला डर के मारे लिख रहा हो। सफ़हात पलटते हुए एलिस को एक अजीब सा नक्शा मिला। एक दायरा 12 नामों के साथ, हर नाम के साथ लिखी हुई तारीखें, चांद की मंजिलें और मौत। ये थे 12 उमरा जो 20 साल पहले बादशाह के नजूमी को मुल्क बदर कर चुके थे। अब वो सब एक एक करके मर रहे थे, और वो भी उसी घड़ी के बताए हुए दिन पर। एलिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके वालिद गायब नहीं हुए थे, वो शायद छुप गए थे, या किसी ने उन्हें खामोश कर दिया था। उसी रात एलिस ने फिर वही आवाज सुनी, टिक टिक। लेकिन अब की बार यह आवाज और करीब थी। एलिस ने लालटेन उठाई, आहिस्ता आहिस्ता कमरे के बाहर निकला। दीवारों का साया ऐसा लग रहा था जैसे सांस ले रहा हो, और फिर राहदारी के आखिरी कोने में, जहां एक पुरानी घड़ी रखी थी, 2 रोशन आंखें उसे घूर रही थीं।
फिर वो आंखें गायब हो गईं। प्राग की बड़ी घंटी ने आधी रात का वक्त बताया। सफेद बर्फ आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिर रही थी। एलिस वो वाहिद सुराग लेकर निकला जो उसे अपने वालिद की लिखी एक पर्ची पर मिला था। एक पता, नीचे लिखा था, वो याद रखता है जो हम भूल गए हैं। वो जगह थी एक पुरानी सी मुशाहिदा करने की जगह जो जमी हुई नदी के किनारे पर बनी हुई थी। वहां एलियास की मुलाकात हुई एक अजीब से आदमी से जिसे लोग डस्ट क्लोक कहते थे। एक बूढ़ा शख्स, लंबे मखमली कपड़े पहने हुए, आंखें धुंधली सफेद, आवाज जैसे जंग लगी हुई हो। वही था बादशाह का पुराना नजूमी जिसे महल से निकाल दिया गया था, जिसे लोग भूल गए थे। लेकिन खामोश नहीं बैठा। वो बोला, ये घड़ी पेशगोई नहीं करती, ये सुनती है। वक्त रुकता नहीं, दरिया की तरह चलता रहता है। जिन लोगों ने इसे काटा, अब वही जख्म वापस आ रहे हैं। उसने इलियास को बताया कि ये घड़ी एक जादुई पुर्जे से बनी है और लौज से, वही कदीम मशीन जो ताउन वबा के वक्त बंद कर दी गई थी ताकि वक्त पीछे न जा सके। तुम्हारे अब्बा ने इसे रोकने की कोशिश की थी, मगर तुमने चाबी घुमा दी। इलियास की सांसें धुंध बनने लगीं। वो धीरे से बोला, क्या मैं इसे वापस रोक सकता हूं? बूढ़ा आदमी सिर्फ मुस्कुराया। क्या वक्त तुम्हें ऐसा करने देगा? अगली मौत ठीक उसी दिन हुई जिस दिन घड़ी ने पहले ही बता दिया था। खातून का नाम था लेडी मीरा। वो यूनिवर्सिटी की एक बड़ी मददगार थी। मौत का मंजर एक इबादतगाह के अंदर, खुशबू वाला धुआं और दरवाजे बंद। एलिस वहीं था, छुपा हुआ, चुपचाप हर चीज को देखता रहा। उसने खुद देखा, लेडी मीरा की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थीं और एक काला लबादा पहने शख्स चुपके से पिछले दरवाजे से निकल गया। ये कोई आसेब नहीं था, ये एक इंसान था। ये सब किस्मत का खेल नहीं था, ये सब पहले से तय था। और घड़ी, वो तो सिर्फ नक्शा थी। एलिस दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसने घड़ी का ढांचा तोड़ने की कोशिश की, हर पुर्जा, हर गियर खोल डाला। फिर डायल के पीछे पीतल की तह पर लिखा हुआ एक आखिरी पैगाम मिला, जो दायरा मुकम्मल करे वही इसे खत्म करेगा। वो रोशनाई नहीं थी, वो खून था। और वो तहरीर एलिस के वालिद की थी। एलिस की सांस रुकने लगी। अब सिर्फ एक नाम बाकी था, एलिस का अपना। आखिरी घड़ी। एलिस अब आखिरी बार उस घड़ी के सामने खड़ा था। वही बड़ी खामोश घड़ी जिसके गेयर्स खौफ के साथ चलते थे। रात का वक्त करीब आ रहा था। बस चंद लम्हे रह गए थे आधी रात में दाखिल होने के लिए। एलिस जानता था कि उसके पास सिर्फ एक मौका है, दायरा पलटने का। उसने वही चाबी उठाई और उसे उल्टी सिमत में घुमाया। फिर धीरे से एक नाम पुकारा जो उसने कभी जबान पर न लाया था, अब्बा। गेयर्स की चीख सुनाई दी, चरचराहट जैसे वक्त खुद कराह रहा हो। सब मोमबत्तियां बुझ गईं। कमरा धुएं से भर गया। लेकिन ये आग का धुआं नहीं था, ये यादों का धुआं था। और फिर सायों में से एक शक्ल नमूदार हुई। एक बूढ़ा शख्स जिनकी आंखों में खालीपन था, चेहरा वही एलिस के वालिद। वो बोला, मैंने उसे रोकने की कोशिश की एलिस, मगर तुमने चाबी घुमा दी। अब वक्त तुम्हें ले गया है।
एलिस ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जो महसूस हुआ वो सिर्फ ठंडी धार थी। कमरा घूमने लगा और फिर एलिस ने आंख खोली, ना अपने बिस्तर में बल्कि खुद घड़ी के अंदर कैद, शीशे के पीछे एक लड़का जो अब हमेशा हरकत में रहेगा। बाहर घड़ी का पेंडुलम हिलता रहा और खिड़की के पार पराग का साया खामोशी से सब देखता रहा। टिक टाक वारिस बन चुका था वक्त का रखवाला।